अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बेटो और मेरी बेटियों, दुनिया की तारीख ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी है जहां इंसान ने अपनी ताकत, हुस्न, अक्ल और इक़्तिदार पर नाज़ किया और वक्त ने उसे जमीन पर गिराकर बता दिया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये कहानी भी ऐसी एक औरत की है जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की, लेकिन मौत ने उसे बता दिया कि मौत के सामने न हुस्न बाकी रहता है, न हुकूमत, न फरेब। क्लोपेट्रा एक ऐसी मलिका जिसकी चालाकी, साजिशें और मोहब्बतें दुनिया को हैरान कर गई, मगर उसका अंजाम हमें याद दिलाता है कि जो भी दुनिया के गुरूर में अंधा हो जाए वो आखिरकार फना हो जाता है। कुरान फरमाता है, और ये दिन हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। सूरह आले इमरान आयत 140। यानी कभी किसी के हाथ में ताज होता है और कभी किसी के हाथ में जंजीर। आज जिस क्लोपेट्रा के ताज के किस्से दुनिया में गूंजते हैं उसकी कब्र का पता भी किसी को नहीं। यही वक्त की बेरहमी है। आज हम इस कहानी को इबरत के आईने से देखते हैं, न कि सिर्फ अफसाने के रंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा दिल थाम कर सुनिए। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ माजी की एक तस्वीर नहीं, वो एक आईना है जो हमें आज के हालात समझने का रास्ता भी दिखाता है। ये उस जमाने की बात है जब सिकंदर आजम की पैदाइश को 3 सदियां गुजर चुकी थीं। आज जिस सरजमीन को हम इराक के नाम से जानते हैं, आज वहां एक महफिल लगी हुई थी। कोई आम महफिल नहीं, बल्कि इल्म, तजस्सुस और तारीख से जुड़ी एक गहरी गुफ्तगू का मरकज। 3 अशखास जो सिकंदर के करीब समझे जाते थे एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनमें से एक ने बोला, क्या तुम जानते हो कि सिकंदर की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उसने चाहा था कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो उसे मिस्र के अजीम तरीन फिरौन के हरम के साथ दफन किया जाए, ताकि वो तारीख के माथे का झूमर बन जाए हमेशा के लिए। मगर प्यारे बच्चों, तकदीर ने उसकी ख्वाहिश को पूरा ना होने दिया। सिकंदर आजम की लाश को मिस्र के साहिली शहर इस्कंदरिया मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वहां कहां दफनाया गया आज तक कोई नहीं जानता। वो मकाम, वो कब्र वक्त की गर्द में ऐसे छुप गई कि मौरखीन आज भी हैरान हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिए, क्योंकि यहीं से एक नई हिकायत जन्म लेती है। वो शख्स जिसे सिकंदर ने मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया था, न सिर्फ गवर्नर रहा बल्कि कुछ अरसे बाद ही मिस्र का फिरौन भी बन बैठा। यानी वो बादशाह जिसका न खालिस खून था, न विरासती हक, मगर सियासत, तदबीर और मौका शनासी ने उसे तख्त पर ला बिठाया। और प्यारे दोस्तों और प्यारे बेटों और बेटियों, 300 साल तक उसके खानदान ने मिस्र पर हुकूमत की। कुछ हुक्मरान इल्म फरासत में बेमिसाल थे, कुछ तो सिर्फ नाम के बादशाह, मगर उन सब में एक ऐसा चेहरा था जो रहती दुनिया तक, जो तारीख के औराक में जिंदा रहा। क्लोपेट्रा सेवनम। जी हाँ, वही क्लोपेट्रा जिसके बारे में तुमने किताबों में, किस्सों में और फिल्मों में बहुत कुछ सुना होगा। खूबसूरती, जहानत, चालाकी, सियासत, इश्क। मगर क्या ये सब सच है या ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो फातिहीन ने अपने फायदे के लिए तराशी? प्यारे बेटों और बेटियों, आज हम उन किस्सों की तह में उतर जाएंगे, जानेंगे कि तारीख के धुंधलकों में क्या वाकई सच छुपा है या बस फरेब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। आप देख रहे हैं मुस्लिम मैटर्स टीवी की खुसूसी सीरीज क्लोपेट्रा, तारीख की फहश और बदतरीन मलिका। प्यारे बेटों और मेरी बेटियों, आज हम एक ऐसी औरत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम सदियों से दुनिया के जहनों में कभी एक हसीन मलिका, कभी एक चालाक साजिशी और कभी फितना फसाद की अलामत के तौर पर गूंजता रहा है। मगर रुक जाइए, क्या आपको मालूम है कि जिस औरत को दुनिया क्लोपेट्रा के नाम से जानती है उसका असल नाम दरअसल कुछ और था? जी हाँ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्लोपेट्रा कोई जाती नाम नहीं था, बल्कि उस दौर में मिस्र की मलिका के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। जैसे मिस्र के बादशाह को फिरौन, रोम में सीजर और रूस में तसार कहा जाता है। असल नाम था क्लोपेट्रा द सेवेंथ फ्लोपीटर। ये वो औरत थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 69 साल पहले मिस्र की मशहूर टालमी खानदान में पैदा हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्लोपेट्रा मिस्री थी या यूनानी? तो सुनिए प्यारे बच्चों, क्लोपेट्रा का खानदान यूनानी नस्ल से ताल्लुक रखता था। ये लोग सिकंदर आजम के बाद मिस्र में आए और 300 साल वहीं हुक्मरान रहे। तो अगरचे उनकी असल यूनान थी, मगर सदियों मिस्र में रहने के बाद वो मिस्र ही के होकर रह गए थे। क्या आप किसी ऐसे खानदान को जो 3 सदियां किसी सरजमीन पर गुजार दे मुहाजिर कहेंगे? नहीं ना। तो हाँ, क्लोपेट्रा यूनानी नस्ल रखती थी, लेकिन मिस्री भी थी। दिल से, लहजे से और सियासत से वो अपनी नस्ल की पहली मलिका थी जिसने मिस्री जबान सीखी और बोली। इससे पहले सब सिर्फ यूनानी बोलते थे। अब आते हैं एक और सनसनीखेज सवाल की तरफ, क्या क्लोपेट्रा नाजायज औलाद थी?
तो देखिए बच्चों, आज के दौर के लिहाज से अगर हम बात करें तो हाँ, ये बात किसी हद तक दुरुस्त लगती है, मगर कदीम मिस्रियों का रवाज कुछ और था। वो खालिस खून को कायम रखने के लिए बहन भाई की शादियां करते थे, जैसा कि फिरौन की रवायत में भी था। क्लोपेट्रा के माँ बाप के बारे में यही कहा जाता है कि वो बहन भाई थे। यही नहीं, क्लोपेट्रा ने खुद भी अपने 2 भाइयों से शादी की, जो उस वक्त के शाही दस्तूर का हिस्सा था। जब वो मलिका बनी तो उसकी उम्र महज 18 साल थी और उसके भाई की उम्र सिर्फ 13 साल। ये वो वक्त था जब उसे बाप की मौत के फौरन बाद मिस्र का ताज पहनना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या वो बाकी इतनी हसीन थी जितने उसके किस्से मशहूर हैं? तारीख की गवाही कुछ और है। कुछ सिक्के आज भी मौजूद हैं जिन पर उसकी तस्वीर कंदा है। उन तस्वीर में उसकी नाक नोकीली, जबड़ा सख्त और चेहरा मर्दाना साख्त का लगता है। कुछ मौरिखीन का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि वो अपनी ताकत, दबदबे और खौफ को जाहिर कर सके, मगर ये भी हो सकता है कि वो हकीकतन हसीन हो, क्योंकि यूनानी खून रखती थी और यूनानी हुस्न अपने वक्त में मशहूर मारूफ रहा है। प्यारे बेटों और बेटियों, तारीख सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखी हो, बल्कि वो है जो दिलों पर असर छोड़ जाए। और क्लोपेट्रा की शख्सियत बिलाशुबा ऐसी ही दास्तान है जो हुस्न, साजिश, इश्क और इक़्तिदार के गहरे रंगों से बुनी गई है। बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि क्लोपेट्रा की सबसे पुरअसर चीज़ उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी आवाज़, उसका अंदाज़ गुफ्तगू और दिल मोह लेने वाली अदाएं थीं। वो बात करते हुए ऐसे दिल में उतर जाती थी जैसे पानी प्यासे गले से। उसे लोगों के मिजाज समझने, उन पर असर डालने, उनकी कमजोरियों को पहचानने का हुनर आता था, और यही हुनर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर वक्त आया जब शहंशाह रोम जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा। उस वक्त क्लोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान खाना जंगी छिड़ी हुई थी। क्लोपेट्रा चाहती थी कि वो सीजर से मुलाकात करे, मगर उसे खतरा था कि उसका भाई उस मुलाकात को रोकेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ उसने वो चाल चली जिसने उसे तारीख में जिंदा रखा। उसने खुद को एक कालीन में लपेट दिया। जी हाँ, सचमुच एक कालीन। उसके वफादार खादिम उस कालीन को लेकर सीजर के खेमे तक पहुंचे। रास्ते में किसी को मालूम ना हुआ, और जब कालीन सीजर के सामने खोला गया तो रोमन शहंशाह हैरत से देखता रह गया कि मिस्र की मलका उस शान से, उस जुर्रत से उसके सामने खड़ी है। और यही वो लम्हा था जब सीजर को क्लोपेट्रा का गिरवीदा बना दिया। यही वो लम्हा था जिसने सीजर को क्लोपेट्रा का गिरवीदा बना दिया था। मगर किस्सा यही खत्म नहीं होता। जब वो मार्क एंटनी से मिलने गई तो वो सोने की बनी कश्ती में सवार थी। कश्ती के चप्पू चांदी के थे। क्लोपेट्रा खुद यूनानी देवी की तरह सजी हुई थी। खिदमतगार फरिश्तों की मानिंद लिबास पहने उसे पंखा झल रहे थे। ऐसे मंजर देखकर मार्क एंटनी गोया अपने होश खो बैठा, और वो सिर्फ क्लोपेट्रा के हुस्न की नहीं, उसके असर में, उसकी चालाकी में, उसके अंदाज में कैद हो चुका था। ये बात माननी पड़ेगी कि कुदरत ने क्लोपेट्रा को न सिर्फ दिलकश शख्सियत दी थी बल्कि बेहद जहानत भी दी थी। वो सिर्फ हसीन नहीं थी, वो एक काबिल हुक्मरान भी थी। तारीख बताती है कि वो 7 ज़बानें बोलती थी, रियाजी, फलसफा और फलकियात की तालीम हासिल की। वो मिस्र की शानदार लाइब्रेरियों में खुद मुतालिया करती थी। उसका 22 साला दौर हुकूमत मिस्र का एक अहम, खुशहाल और सुनहरा दौर कहलाता था। जब कहत आया तो उसने अपने लोगों पर से टैक्स हटा दिए, उन्हें मुफ्त गल्ला फराहम किया। यही नहीं, रोम की सल्तनत के मुख्तलिफ धड़े उससे मदद मांगा करते थे। यानी वो बैनुल अक़वामी सियासत की एक बाअसर, ताकतवर हुक्मरान बन चुकी थी। लेकिन हर ताकत के पीछे एक साया भी होता है, और क्लोपेट्रा का साया था इक़्तिदार की हवस। बादशाहत की एक पुरानी रिवायत है कि तख्त बचाने के लिए खून बहाना जायज समझा जाता था। क्लोपेट्रा ने भी ऐसा ही किया। वो बचपन ही में अपने भाई से शादी के जरिए हुकूमत में शरीक बन गई थी, लेकिन उसे पूरा इक़्तिदार चाहिए था। चुनाचे उसने अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये जंग सिर्फ एक खानदानी झगड़ा नहीं रही, बल्कि सीजर जैसे आलमी शहंशाह की हिमायत भी क्लोपेट्रा को मिल गई। उसकी एक वजह यह भी थी कि सीजर का हरीफ पोम्पई शिकस्त खाकर मिस्र में पनाह लेने आया। क्लोपेट्रा के भाई ने उसे पनाह दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कत्ल हो गया। तारीख में इस कत्ल का इल्जाम भी क्लोपेट्रा के भाई पर है, और बाज मौरखीन का कहना है कि पोम्पई को उसके अपने लोगों ने मारा था, लेकिन फायदा सिर्फ एक को हुआ, और वो थी क्लोपेट्रा। प्यारे बेटों और मेरी बेटियों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां तख्त, ताज, खून और सियासत एक दूसरे में गड़मड़ हो चुके हैं। जूलियस सीजर, रोम का अजीम तरीन सिपह सालार, जब मिस्र आया तो क्लोपेट्रा ने अपनी दानाई और दिल फरेबी से उसे अपना हमनवा बना लिया। लेकिन जब उसने सुना कि उसका मुखालिफ पोम्पई यहाँ कत्ल कर दिया गया है, तो बजाय खुश होने के वो मिस्र के हुक्मरान यानी क्लोपेट्रा के भाई से शदीद नाराज हो गया। ये वो लम्हा था जिसे क्लोपेट्रा ने एक शानदार मौके में बदल दिया। उसने सीजर से इत्तेहाद कर लिया और फिर अपने तमाम मुखालिफिन का सफाया कर डाला। उस खाना जंगी में क्लोपेट्रा का भाई दरिया नील में डूबकर हलाक हो गया, और यूं क्लोपेट्रा ने एक बार फिर इक़्तिदार को अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया।
फिर उसने अपनी सियासत रवायत को बरकरार रखते हुए अपने छोटे भाई से शादी की और कुछ ही अरसे बाद उसे भी रास्ते से हटा दिया। उसकी छोटी बहन, जो एक मौके पर उसके खिलाफ तख्त की दावेदार बनी, क्लोपेट्रा ने उसे भी कत्ल करवा दिया। प्यारे बेटों और बेटियों, ये सब जालिमाना लगता है, मगर ये उस वक्त का दस्तूर था। सल्तनतों में वही ताज पहनता था जो अपनी राह के सब पत्थरों को हटा देता था। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या जूलियस सीजर के कत्ल में क्लोपेट्रा का कोई किरदार था? तो सुनिए। जूलियस सीजर, जो रोमन रिपब्लिक का आखिरी अजीम हुक्मरान था, उसकी मदद से क्लोपेट्रा ने मिस्र में अपना इक़्तिदार बहाल किया था। दोनों की शादी तो कभी ना हुई, लेकिन वो साथ रहते थे और उनके ताल्लुक से एक बेटा भी पैदा हुआ, जिसे तारीख में सीजेरियन के नाम से याद किया जाता है। अब ये ताल्लुक रोम के अशराफिया को बर्दाश्त न था। उन्हें लगता था कि सीजर क्लोपेट्रा के इशारों पर नाच रहा है। क्लोपेट्रा का रोम आना, सीजर के साथ रहना और फिर सीजर की खुद मुख्तारी, ये सब रोम के सियासतदानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका था। उनके दिल में खौफ था कि जब क्लोपेट्रा और सीजर का बेटा बड़ा होगा तो वो कहीं रोम की सल्तनत पर कब्जा न कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोम के अशराफिया औरत की हुक्मरानी को कभी कबूल नहीं कर सकती थी। चुनाचे 44 साल कब्ल मसीह रोमन सेनेटर्स ने एक खूनी साजिश रचाई और जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। तारीखदानों का मानना है कि उस कत्ल की एक बड़ी वजह क्लोपेट्रा से निजात हासिल करना भी थी। अब क्लोपेट्रा के लिए रोम में रहना खतरनाक हो गया था। उसे अपने बेटे सीजेरियन के कत्ल का भी खदशा था, लिहाजा वो चुपके से मिस्र वापस लौट गई। मगर प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्लोपेट्रा के जादू का असर कम ना हुआ। जिस रोम की अशराफिया उसे नापसंद करती थी, उसी रोम की औरतें उसके हुस्न जमाल, लिबास और उसके अंदाज की दीवानी हो गईं। क्लोपेट्रा का हेयर स्टाइल, उसके जेवरात, उसके लिबास, रोम की खवातीन ने सब कुछ अपना लिया। वो क्लोपेट्रा जो सियासत में जहर थी, फैशन में एक आइकॉन बन चुकी थी। प्यारे बेटों और बेटियों, कहानी अब अपने आखिरी और सबसे जज्बाती मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब वो लम्हे सामने आ रहे हैं जो मोहब्बत, गुरूर, शिकस्त और मौत सब कुछ एक साथ क्लोपेट्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। एक जमाना था जब रोम में हर औरत क्लोपेट्रा की तरह बनना चाहती थी। उसका लिबास, उसका जेवर, उसकी जुल्फों की बनावट, उसकी आंखों का काजल, सब कुछ फैशन बन चुका था। क्लोपेट्रा रोम से चली गई, मगर रोम की औरतें क्लोपेट्रा के फैशन में जीती रहीं। उसकी शोहरत का आलम यह था कि बहुत सी रोमन खवातीन के मुजस्समे भी क्लोपेट्रा जैसे बनाए गए, यानी न सिर्फ दिलों बल्कि संगे मरमर पर भी वो राज करती थी। प्यारे बच्चों, क्लोपेट्रा का सफर अब उस मकाम पर आ चुका था जहां सियासत और इश्क आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे थे। जूलियस सीजर की मौत के बाद रोम में कई सियासी धड़े बन गए थे। एक मजबूत धड़ा मार्क एंटनी का था, जो सीजर का करीबी साथी रहा था। मगर हुआ कुछ यूं कि जैसे सीजर क्लोपेट्रा के इश्क में कैद हुआ, वैसे ही मार्क एंटनी भी क्लोपेट्रा का दीवाना बन गया। क्लोपेट्रा भी एंटनी से मोहब्बत करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे भी पैदा हुए। मगर हैरत की बात यह कि मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गई। दोनों शराब नोशी और आज़ाद तर्ज जिंदगी के दिलदादा थे। उन्होंने अपने दोस्तों का अलग हल्का बनाया। अक्सर रातों को महल से बाहर निकल जाते, आम लोगों में घुल मिल जाते, हंसी मजाक करते और कभी कभी रोम की गलियों में ऐसे घूमते जैसे कोई बादशाह और मलिका नहीं, बल्कि इश्क की कहानी के किरदार हों। प्यारे बच्चों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्लोपेट्रा एक कामयाब बहरी कमांडर भी थी। जी हाँ, वो सिर्फ हसीन नहीं, ज़हीन, सियासतदान और जंगजू भी थी। जब वो और मार्क एंटनी मुत्तहिद हुए तो उनके पास एक ताकतवर बहरी बेड़ा मौजूद था, जिसने रोम में एंटनी के दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया। दुश्मनों ने क्लोपेट्रा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि वो एक गैर मुल्की औरत है जो रोम को अपने कब्जे में लेना चाहती है और एंटनी उसके इश्क में अंधा हो चुका है। फिर वो वक्त आया जिसने उस रोमानवी इत्तेहाद को तबाही की तरफ धकेल दिया। 2 सितंबर 31 कब्ल मसीह यूनान के करीब एक्टियम के मकाम पर एक बहरी जंग हुई। एक तरफ क्लोपेट्रा और एंटनी और दूसरी तरफ यूनानी जर्नल एक्टिविन। क्लोपेट्रा खुद भी इस जंग में कमान करती हुई मौजूद थी, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। एंटनी और क्लोपेट्रा को शिकस्त हुई और दोनों मिस्र के साहिली शहर इस्कंदरिया लौटने पर मजबूर हो गए। मगर जनरल एक्टिविन की फौज ने उनका पीछा किया और बिलाखिर इस्कंदरिया में दाखिल हो गई। एक्टिविन एंटनी को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, मगर एंटनी ने गिरफ्तारी की जिल्लत से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। अब क्लोपेट्रा अकेली, कमजोर और शिकस्त खोरदा थी। क्या क्लोपेट्रा सांप के डसने से मरी? प्यारे बेटों और बेटियों, ये वो सवाल है जिस पर मौर्रिखीन आज तक बहस करते आए हैं। अक्सर कहानियां कहती हैं कि क्लोपेट्रा ने एक खुफिया पनाहगाह में खुद को छुपा लिया। उसके पास एक टोकरी में सांप लाया गया, जिसे एसिप कहते हैं, और उसने सांप को अपने सीने पर रख लिया और सांप ने डस लिया।
यूं क्लोपेट्रा ने मोहब्बत की शादी, इक़्तिदार के ज़वाल और जिंदगी की थकन का फैसला खुदकुशी से किया। मगर कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि यह महज एक रोमानवी कहानी है। शायद उसे जहर दिया गया या शायद वो कातिलों के हाथों मारी गई, लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो मरी नहीं बल्कि वक्त से पहले मार दी गई। प्यारे बेटों और बेटियों, क्लोपेट्रा की जिंदगी एक मुकम्मल फिल्म की तरह थी। हुस्न, मोहब्बत, इक़्तिदार, साजिश, जंग और अंजाम सब कुछ उसमें था। लेकिन उस कहानी का असल सबक ये है, जिस औरत को दुनिया ने फाहिशा, साजिशी और चालाक कहा, जो मर्दों के बनाए निजाम में अपना मकाम चाहती थी, और जब एक औरत ताकतवर हो जाए तो तारीख उसे हसीन कम, खतरनाक ज्यादा दिखाती है। प्यारे बेटों और बेटियों, कहानी का ये आखिरी बाब जहां क्लोपेट्रा का दिल, जहन और तकदीर सब एक साथ बिखरते हैं, न सिर्फ एक मलिका के जवाल की कहानी है बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे तारीख ने जीतने ना दिया और मरने के बाद भी सुकून ना लेने दिया। शिकस्त खोरदा क्लोपेट्रा अब एक किले में कैद थी। उसके पास न फौज थी न साथी, बस एक खौफ था, एक गैर यकीनी अंजाम और एक दुश्मन जो फाते बनकर दरवाजे पर खड़ा था, रूमी जनरल एक्टिविन। कहा जाता है कि क्लोपेट्रा ने एक्टिविन से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, किसी सियासी डील, किसी नरमी की उम्मीद में, लेकिन उसका ये मंसूबा नाकामी का शिकार हुआ। तब उसने एक और चाल चली। उसने मार्क एंटनी तक की अफवाह पहुंचाई कि क्लोपेट्रा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। जब एंटनी, जो क्लोपेट्रा की मोहब्बत में खुद को भूल चुका था, ये अफवाह सुनी तो अपनी तलवार अपने ही सीने में घोंप दी। लेकिन जब क्लोपेट्रा को मालूम हुआ कि एंटनी मर चुका है तो वो अंदर से टूट गई। कहते हैं कि वो एहसास से गुनाह में डूब गई। फिर उसने भी सांप से डसवाकर खुदकुशी कर ली। मगर प्यारे बेटों और बेटियों, क्या ये कहानी वाकई सच है? क्या एक इतनी बासलाहियत, सियासी बसीरत रखने वाली, सख्त जान और खुददार हुक्मरान औरत सिर्फ एक अफवाह पर जज्बाती होकर मर सकती है? बहुत से मौरिखीन इस रिवायत को अफसाना करार देते हैं। वो कहते हैं कि क्लोपेट्रा ने अपना अंजाम खुद समझ लिया था। उसे मालूम था कि रोमी फौजें उसे रुस्वा कर देंगी, गुलाम बनाकर रोम ले जाएंगी और उसे इबरत का निशान बना देंगी। क्लोपेट्रा के पास वक्त कम था। उसने वही किया जो उस वक्त के बादशाह, जनरल और उमरा अक्सर शिकस्त के बाद किया करते थे, यानी जहर निगलना। यह भी कहा जाता है कि क्लोपेट्रा हमेशा अपने पास एक मोहलिक जहर छुपा कर रखती थी अपनी कंघी के अंदर, किसी ऐसे ही दिन के लिए। शायद उसने सांप से खुद को डसवाने का किस्सा भी इसीलिए फैलाया ताकि वो मरकर भी एक कहानी बन जाए। अफसाना, देवी, खतरा या मिसाल। प्यारे बच्चों, अब हम एक सवाल की तरफ आते हैं जो हम क्लोपेट्रा के बारे में जानते हैं। क्या वो सब सच है? तो सुनिए, तारीखदानों का मानना है कि क्लोपेट्रा के बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो उसकी मौत के कई साल बाद लिखा गया। और लिखने वाले कौन थे? रूमी अशराफिया, वही लोग जो उसके मुखालिफ थे, वो लोग जिन्होंने उसकी ताकत से खौफ खाया, उसकी जहानत को जहर दिया और उसके इश्क को साजिश बना दिया। जब रोम में खाना जंगी थी तो हर धड़ा क्लोपेट्रा जैसी ताकतवर खारजी मलिका को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर क्लोपेट्रा ने एंटनी का साथ दिया और हार गई। और जो हारता है, तारीख उसके बारे में कहानियां बनाती है मगर सच नहीं बताती। जनरल एक्टिविन, जिसने क्लोपेट्रा और एंटनी को शिकस्त दी, उसी धड़े ने क्लोपेट्रा को एक औरत की हुक्मरानी की खतरनाक अलामत बनाकर पेश किया। वो कहते हैं, देखो, एक औरत थी, उसने रोम को तोड़ने की कोशिश की मगर हमने उसे खत्म कर दिया। क्लोपेट्रा के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना कि वो फाहिशा थी, चालाक थी, साजिश थी, खतरनाक थी, मगर प्यारे बेटों और बेटियों, कभी ये भी सोचा कि शायद वो बस एक औरत थी जो अपने वक़ार के लिए लड़ रही थी? शायद क्लोपेट्रा का जुर्म यह था कि वो मर्दों की दुनिया में अपनी जगह बनाने आई थी, और वो भी इल्म, हुस्न, ताकत और अकल के साथ। हमारी ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां क्लोपेट्रा का असल चेहरा वक्त की गर्द में गुम हो चुका है, और जो कुछ बाकी रह गया है वो कहानियों, अफवाहों, फिल्मों और प्रोपेगेंडे का इम्तिजाज है। आपने अब तक क्लोपेट्रा की सियासी चालाकी, इश्क की दास्तानें, जंगी महारत और अंजाम तक सब कुछ सुना, मगर अब सवाल यह है कि क्या हम जो कुछ क्लोपेट्रा के बारे में जानते हैं वो सब सच है? तो जवाब ये कि शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तारीख हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और क्लोपेट्रा तो हार गई थी। जब क्लोपेट्रा मर गई, एंटनी मिट गया और जनरल एक्टिविन रोम का बादशाह बन गया, तो तारीख की कलम रोम के दरबार में ही थी, और वहां वही लिखा गया जो उनके जीते हुए दुश्मनों ने लिखवाना चाहा। प्यारे बच्चों, रोमियो ने क्लोपेट्रा की सियासत, उसकी जहानत, उसके इत्तेहाद, उसकी कौम दोस्ती, इन सब बातों को एक ही रंग दे दिया। उन्होंने क्लोपेट्रा को एक साजिशी, फाहिशा, मर्दों को काबू में करने वाली औरत के तौर पर पेश किया। उन्होंने सियासी इत्तेहाद को इश्क या ताल्लुकात का नाम दे दिया, और क्लोपेट्रा की जंगी हिकमत अमली को हुस्न का जादू बनाकर दिखाया। और यही कहानी फिर सदियों बाद अदब और फिल्मों में दोहराई गई। हालांकि एक बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि क्लोपेट्रा पर लिखी गई तारीख का वर्जन उसके दुश्मनों ने लिखा,
अब आइए थोड़ी सी बात हो जाए क्लोपेट्रा पर बनने वाली फिल्मों की। क्लोपेट्रा की कहानी को दुनिया ने सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सिनेमा की स्क्रीन पर भी बार बार देखा है, मगर उनकी सबसे मशहूर और महंगी फिल्म थी क्लोपेट्रा 1963, जिसमें एलिजाबेथ टेलर ने क्लोपेट्रा का किरदार अदा किया। उस फिल्म का बजट शुरू में सिर्फ $20 लाख था, मगर बढ़ते बढ़ते ये 4.5 करोड़ 44.7 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचा और आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन $320 मिलियन बनता है। इतनी महंगी फिल्म बनी कि इसके प्रोड्यूसर 20th फॉक्स सेंचुरी दिवालिया होने के करीब पहुंच गए। फिल्म में सिर्फ क्लोपेट्रा के कॉस्ट्यूम्स पर ही $20 लाख खर्च कर दिए गए थे। ये उस वक्त तक दुनिया की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी। ये फिल्म अगरचे फनकाराना लिहाज से शानदार थी, लेकिन उसने क्लोपेट्रा को भी एक इश्क की अलामत, एक रोमानवी मलिका के तौर पर पेश किया, जिससे असल तारीख पस मंजर भी कहीं धुंधला कर रह गया। प्यारे बच्चों, बड़े सगीर के अजीम अदीब सादत हसन मंटो ने भी क्लोपेट्रा पर एक यादगार ड्रामा लिखा है, जो महज दास्तान नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, सियासी साजिशों और औरत की बेबसी का अक्स है। मंटो का क्लोपेट्रा हुस्न से ज्यादा इक्तदार के साथ जीतने की कोशिश करने वाली औरत है, और यही उसके फन की गहराई को जाहिर करता है। हमने क्लोपेट्रा को एक मलिका, एक आशिका, एक जंगजू, एक कातला और एक मजलूम के रूप में देखा, लेकिन अब फैसला आप पर है। क्या क्लोपेट्रा वाकई तारीख की फौहश तरीन मलिका थी, या फिर वो औरत थी जिसे तारीख ने गलत रंगों में रंग दिया? क्या वो इबरत का निशान थी, या मर्दों के निजाम में एक मज़ाहिमत? याद रखिए, हकीकी तारीख सिर्फ वाकयात से नहीं, नियतों से लिखी जाती है, और नियतें सिर्फ अल्लाह जानता है। प्यारे बेटों और बेटियों, जो कहानी अभी आपने सुनी क्लोपेट्रा और मार्क एंटनी की, वो महज एक मंजर है, एक पुरअसर लम्हा जो तारीख के दरीचे से झांकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तारीख और अफसाने के बीच की लकीर है। क्लोपेट्रा 2000 साल पहले मिस्र की मलिका थी, जिसकी जिंदगी, मोहब्बत, जंगें और शिकस्त सदियों बाद भी इंसान को हैरान करती हैं। लेकिन बच्चों, ये जानना जरूरी है कि जितनी कोई तारीख पुरानी होती है, उतना ही उसमें अफसाने का रंग चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वक्त वाकयात को मिटाता नहीं बल्कि उन पर कहानियों की गर्द चढ़ा देता है। जबानों में रंगीनी आ जाती है, कलम में झुकाव आ जाता है, और सच अक्सर धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि जितनी तारीख नहीं हो, उतनी ही हकीकत के करीब होती है। उसकी छान फटक भी निस्बतन आसान होती है। तब हम आपको ले चलते हैं एक और दास्तान की तरफ, लेकिन ये क्लोपेट्रा नहीं बल्कि आपकी है, हमारी है, पाकिस्तान की है। जानिए वो हकीकत जिसे फैज अहमद फैज ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया, हम जो तारीख राहों में मारे गए। प्यारे बेटों और बेटियों, क्लोपेट्रा की कहानी खत्म हो चुकी, मगर जो सवाल छोड़ गई है वो हमेशा के लिए बाकी है कि हमने इससे कुछ सीखा। ये औरत अपनी चालाकी, हुस्न, ताकत और सियासत के लिए जानी जाती थी। आखिरकार एक ऐसी मौत का शिकार हुई जो उसकी सारी शान और शौकत को मिट्टी में मिला गई। कुरान हमें बार बार बताता है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो क्लोपेट्रा जैसी मलिका ही क्यों ना हो या एक मामूली इंसान। अल्लाह की अदालत में सब बराबर पेश होंगे। क्लोपेट्रा का अंजाम हमें ये सबक देता है कि दुनिया की आर्जी ताकत, शोहरत और फरेब कभी किसी को दवाम नहीं दे सकते। जिसने दुनिया के पीछे दौड़ लगा दी, वो कभी आखिरत की मंजिल नहीं पा सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद, सिवाय उसके जो अल्लाह के हुजूर पाक दिल लेकर आए। सूरह शौरा आयत 88-89। तो आइए इस कहानी को सिर्फ एक तारीखी किस्सा ना समझें, बल्कि अपनी जिंदगी की राह में एक निशानी, एक आईना और एक इबरत का चराग बनाएं। यही असल मकसद है कि हम माजी से सबक सीखें, हाल को संवारें और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से महफूज रखे और वो बसीरत अता करे जो हमें हक और बातिल के दरमियान फर्क दिखा सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।